आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में हमने लेक्चर नंबर 13 में राजन सीरीज के जो अति लघुत्तरी प्रश्नों के बाद जो लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका ये सबसे लास्ट वीडियोस है। यहाँ पे हम लोग बाल विकास में राजन सीरीज का पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है वो राजन बाल विकास सीरीज का। वहाँ पे राजन बाल विकास का जितना भी वीडियो लेक्चर है आप लोग जाके वहाँ पे चैनल में प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये सबसे लास्ट वीडियोज़ है। इसके बाद बाल विकास का प्रैक्टिस सेट आएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आने वाले रहेंगे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहीं पे सिलेबस ख़त्म होगा। यही लास्ट वीडियो है। चलिए चैनल को शेयर कर दीजिए जो भी पढ़ने वाले हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 87 है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। मोटिवेशन के प्रकार बताना है और इसका डिफिनीशन देना है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं अथवा अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के प्रकार, महत्व तथा विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा से क्या आशय है? तो अभिप्रेरणा से आशय यही है कि सीखने की प्रक्रिया का सहायक अंग है ये। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। यानी कि मोटिवेशन से व्यक्ति किसी भी सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है, वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है और उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करने वाला एक तरह से ये क्या है, रामबाण तरीका है अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल साहब के अनुसार अभिप्रेरणा ऐसी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है, दशा है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। दैहिक अभिप्रेरणा। दैहिक अभिप्रेरणा जन्मजात आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। इस पर शिक्षण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि। भूख के लिए किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप से ही मोटिवेट हो जाता है। प्यास के लिए ये नहीं करना पड़ता कि तुम पानी पी लो, पानी पी लो। उसे सोने के लिए नहीं कहना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं दैहिक अभिप्रेरणा है। अर्जित अभिप्रेरणा। बालक यह अभिप्रेरणा वातावरण से प्राप्त करता है। यह दो प्रकार की होती है। अर्जित अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? तो सीखने में इसका महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक सहायक अंग है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उसे सदैव प्रोत्साहित करते रहें। बच्चों के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें नकारात्मक अभिप्रेरणा, दंड, अपमान आदि न दें। रुचि एवं अभियोग्यता का विकास होता है। अभिप्रेरणा से बालकों में किसी कार्य अथवा ज्ञान के प्रति रुचि एवं अभियोग्यता का विकास होता है। मार्गदर्शन में इसका क्या है रोल अभिप्रेरणा का? अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं और बालकों हेतु पथ प्रदर्शक होता है। मान्यताओं का विकास होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों में ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिससे वह एक अच्छे नागरिक बन सकें। अभिप्रेरणा लाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा किस प्रकार प्रभावशाली कार्य करती है, इसका निर्णय अनेक प्रभावक प्रतिकारक हैं। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियां हैं। आवश्यकताएं। आवश्यकता रहेगी तो आविष्कार की जननी है। बालकों में ही नहीं वरन सभी वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह आवश्यकता से वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अगर आवश्यकता नहीं होगी थी तो कोई भी किसी कार्य को नहीं करना चाहता है। रुचि क्या हो जाएगी? जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि होती है वे उस कार्य को शीघ्र सीख लेते हैं। ऐसी पाठ्य सामग्री प्रस्तुतिकरण के लिए होनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि होती है। आदतें। बच्चों की आदत नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जाए, पाठ का विकास करने में सहायक होता है। और अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके चार प्रमुख स्रोत हैं।
पहला इसका आवश्यकताएं हो जाएंगी। अगर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम किसी कार्य को करने के लिए उतना इच्छुक नहीं होंगे। तो इसीलिए अभिप्रेरणा की कब होगी, जब हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ को लेके आवश्यकता होगी। चालक होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए, मतलब उस चीज़ के लिए स्टिमुलस हमारे अंदर होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रम के सिद्धांत का वर्णन कीजिए अथवा वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतानों को प्राप्त गुण ही वंशानुक्रम है। यानी कि माता पिता से जो भी संतान को गुण प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम को आनुवांशिकता भी कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही क्या है? वंशानुक्रम या आनुवांशिकता है। तो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता क्या है? पैतृक गुणों का स्थानांतरण हो गया या माता पिता के गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उसे कहते हैं। और इसे वंशानुक्रम को दूसरे नाम आनुवांशिकता से भी हम जानते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक जीन है, यानी कि जो भी आनुवांशिक वाहक होंगे वो जीन होंगे। जीन कहाँ होता है? डीएनए का छोटा सा खंड है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। यानी कि अगर ये मान लीजिए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें जो जीन होते हैं उन्हीं जीन्स में क्या होते हैं? डीएनए सूचनाएं, यानी कि नोटिफिकेशन उसी में होती है। पैतृक गुणों का उसी में क्या होता है? स्थानांतर उसी के जरिए होता है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 44 होते हैं और एक XY होता है, और फीमेल में 44 प्लस XX होता है। तो पुरुष का जो शुक्राणु है तो ये क्या हो जाएगा? X हो जाएगा और Y हो जाएगा, और फीमेल का XY अंडाणु होता है। अगर ये निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, अगर मेल का X और फीमेल का X मिलता है तो XX लड़की होगी, अगर XY मिलता है तो लड़का होगा, और XX मिलता है तो फिर लड़की होगी, फिर XY मिलता है तो लड़का होगा। XX गुणसूत्र होते हैं तो लड़की होती है, और XY गुणसूत्र होते हैं तो लड़का होता है। ये आपको चार्ट बना देना एग्जाम में, इजी सा है। तो यहाँ पे परिणाम क्या हो जाएगा? 50% संतान क्या हो सकते हैं? लड़की हो सकती है, 50% संभावना है लड़का हो जाए। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं, यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं या पुरुष और स्त्री दोनों में पाए जाते हैं। एक 23वीं जोड़ी जो होती है पुरुष में XY तथा स्त्री में XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही निर्धारित करता है। वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत में मेंडल का नियम है। मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवंशिकता का नियम दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को इस प्रकार समझाया: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विरोधी लक्षणों वाले का मटर के पौधों का चयन किया। इन्होंने लंबे तथा बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जिससे संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। यानी कि इन्होंने छोटे पौधे और लंबे पौधे के मध्य फर्टिलाइजेशन कराया तो उसे संकर लंबे पौधे यानी कि हाइब्रिड, यहाँ पे हाइब्रिड टाल प्लांट उन्हें मटर के मिले। तो अर्जित गुणों का हस्तांतरण क्या है? तो मैकडूगल, लैमार्क और पावलाव ने वंशानुक्रम पर अपने प्रयोग किए। लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया। अब यह वंशानुक्रमणीय हो चुका है। यानी कि लैमार्क ने बताया था कि जो गर्दन का लंबा होना वो परिस्थितिवश हो गया, कि उन्हें पेड़ तक उस टाइम
उनके खाने को नहीं कुछ मिल रहा था, तो इसीलिए वो गर्दन खींचते खींचते उनका लंबा हो गया। लेकिन बाद में पता चला बहुत खोज प्रयोगों के बाद कि ये वंशानुक्रम है उनका। मैकडूगल ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। जैसा कि आपने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया कि पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था उसने हमने बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया है। इन्होंने कुत्ते, प्रीवियस वीडियो का सारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्ट लिंक हमने इसके पहले जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें हम डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाल दिया, वहाँ से आप लोग जाके एक एक वीडियो करके कंटिन्यूटी करके बना के देख सकते हैं। इन्होंने कुत्ते को घंटी के माध्यम से भोजन पर आने की ट्रेनिंग दी और बताया कि इसका धीरे धीरे वंशागति हो गया। बुद्धि क्या है? बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। बुद्धि कार्य करने की एक बुद्धि है जिसमें ज्ञान के अर्जन की क्षमता भी होती है। यानी कि जो बुद्धि होती है, कार्य करने की एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। वुडगे के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। रायबर्न के अनुसार क्या बताया है? बुद्धि वह शक्ति है, यानी कि बुद्धि क्या हो गई? शक्ति हो गई, जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के कितने सिद्धांत हो गए? तो बुद्धि के यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कितने सिद्धांत हो गए। एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थियरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन और स्टर्न ने किया। बीने ने प्रतिपादित किया और इस नियम का समर्थन टर्मन और स्टर्न ने किया। इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो बुद्धि मानसिक कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों का प्रभावित करती है। वो यूनिफैक्टर थ्योरी हो गया, एक कारक सिद्धांत। यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत, ऊपर यूनिफैक्टर या मोनोफैक्टर कह देंगे और नीचे द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यानी कि एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी और एक होता है स्पेसिफिक मेंटल। यानी कि जनरल मतलब यहाँ पे जी हो जाएगा और विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी कि ये जीएस थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। बहुकारक सिद्धांत क्या हो जाएगा? इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थार्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म तत्व निहित होते हैं। यानी कि जो थार्नडाइक साहब ने बहुकारक सिद्धांत दिया है, इन्होंने बताया कि बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट नहीं है, इसके बुद्धि के बहुत सारे तत्व हैं जो इस बुद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत यानी कि सैंपल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण अथवा विद्यालय संबंधी क्रिया से उसमें से कुछ तत्व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह भी दो हो सकता है, दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे तब उनमें एक समान तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। ग्रुप तत्व सिद्धांत, तो बुद्धि का जो पांचवा सिद्धांत है ग्रुप तत्व सिद्धांत। जो तत्व समस्त प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड एवं उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव के बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्किनर के क्रिया प्रसूत
अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इसके महत्व को समझाइए। या स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की को क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर तथा सफ़ेद चूहों पर, यानी कि कबूतर और सफ़ेद चूहों पर स्किनर का जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है किया था, यानी कि कबूतर और सफ़ेद चूहों पर। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग करके किया। उसने एक विशेष प्रकार का बक्सा लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। लीवर को दबाने से खट की आवाज़ होती थी तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था। चूहा जब इस बॉक्स में से उस मार्ग से छोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती थी तथा आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था, जिससे अंदर रखी प्याली में उसे खाने का टुकड़ा मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था, यानी कि उसे रीइंफोर्समेंट करता था, यानी कि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता था, बार बार उसे रिपीट करने के लिए। बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसमें अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं होता था। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना चूहे के लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था, यानी कि जब चूहा लीवर को दबाता था तो खाना उसे प्लेट में गिर जाती थी और उस चूहे जाकर उस प्लेट में से खाना खा लेता था। तो इस चूहे को क्या बार बार मोटिवेट कर रहा है? तो ये जो खाना है कि जब हम इस लीवर को दबाएंगे तो खट से खाना गिर जाएगा। तो इस चूहे के अंदर पुनर्बलन आई है उस खाने को देखकर और उस लीवर को जब वो दबाता है तो। खाना चूहे के लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या अनुबंधन का जो सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है? तो स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में बांटने पर जोर दिया जाता है, जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। यानी कि जो स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कोई पाठ्यक्रम मान लीजिए इतना बड़ा है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रमित अधिगम हेतु किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का बहुत महत्व होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 2018 में प्रश्न पूछा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास में। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण तथा उसके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है माध्य मीन, दूसरा माध्यिका मीडियन, तीसरा बहुलक। मीन, मीडियन, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है, किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। संक्षेप में उल्लेख करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है और किसने कहा था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यह वह अवस्था होती है जिसमें न तो वह बालक रहता है और न ही प्रौढ़ होता है। यानी कि जब किशोरावस्था होता है तो वह बालक नहीं तो न तो बाल्यावस्था में है और न ही प्रौढ़ावस्था में है। तो ये संक्रमण काल की बात कर रहे हैं। किशोरों को किन समस्याओं का सामना करता पड़ता है? तो पहला क्या है? स्वतंत्रता की समस्या। किशोरावस्था में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे माता पिता की रोक टोक को बंधन समझते हैं और नियंत्रण करने पर वह अपने व्यवहार में उदंडता ले आते हैं। यानी कि उन्हें माता पिता द्वारा समझाने पे या रोक टोक करने पे उन्हें लगता है कि उन्हें बांध के रखा गया है, तो वो स्वतंत्रता की अपेक्षा करते हैं। स्थिरता और सामस्यता की समस्या।
किशोर बालक व बालिकाओं में अस्थायित्व की भावना होती है, उनका व्यवहार परिवर्तन होती है, उसे यह भ्रांति होती है वह दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र है। जैसे उसे लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। ये किशोरावस्था का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है और उसका शारीरिक व मानसिक विकास होने में कठिनाई होती है, इसलिए वह अशोभनीय व्यवहार करने लगता है। प्रबल जिज्ञासा की समस्या होती है। इस टाइम किशोरावस्था में एक किशोर किशोरियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनके अंदर जिज्ञासा होती है। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है और किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन के विषय में खोज करने लगते हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण उत्पन्न होता है, इससे भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहते हैं। वह माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं और इसीलिए वह अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए ये लेक्चर नंबर 14 था यहाँ पे, और ये बाल विकास का जो सीरीज चल रहा था राजन सीरीज वो ख़त्म हो गया है। यहीं पे हमने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है और आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसे फिर से पूरे चैनल में जाएंगे और जो भी नहीं समझ में आता है वहाँ से आप लोग वीडियो देख लेंगे। और हम लोग तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आएंगे यहाँ पे तो हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर लाएंगे बाल विकास का फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पूछा जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और जो ना पसंद आया हो वो कमेंट में लिख दीजिए, या जो ना समझ में आया हो कौन सा प्रश्न तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।